Hello all the CET candidates, welcome to Easy Legal Talks। CET को अगर समझना है तो कम से कम 4-5 घंटे का पीरियड और 1-2 सिर दर्द की गोली जरूर चाहिए। और CET को अगर समझाना है तो इससे डबल टाइम और इससे डबल गोलियां सिर दर्द की चाहिए। और आज की सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड करना है then you have to see what is going on, what is the right of the ousted candidates, what is the right of the newly selected candidates, why it is happening, how it is happening, HSSC की क्या गलती है, क्या मिस्टेक है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कैंडिडेट्स को सारे भुगतने पड़ रहे हैं इस स्टेज के ऊपर। जो कंफ्यूजन और पैनिक की जो सिचुएशन है, यहाँ से कैंडिडेट्स क्या स्टेप लें, क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है और कहाँ तक ये चीजें सॉल्व होंगी, दैट विल बी क्लियर विद द पासिंग ऑफ द टाइम एंड हियरिंग ऑफ द केसेस। And the next case is now listed for 7th of July, जो 15 फरवरी 2025 की ऑनरेबल जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की जजमेंट LPA में HPSC ने चैलेंज की हुई है। और उसके अंदर आपका 7 जुलाई की नेक्स्ट डेट है और जिसमें ये भी कहा गया है कि सिलेक्शन मैटर होने के नाते जरूरी है कि इसके हियरिंग जो है वो एट द अर्लीस्ट की जाए। और अर्जेंट के बाद जो है मैटर लिस्टेड है 7 जुलाई के लिए। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर 7 जुलाई को अर्जेंट के बाद इसकी हियरिंग मैटर की नहीं हो पाती तो जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे कैन मूव द एप्लीकेशन फॉर द वैकेशन ऑफ स्टे and accordingly on merit such application will be considered by the court। डोली छंदा की जजमेंट, डायरेक्टर जेई, डोली छंदा वर्सेस डायरेक्टर जेई की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अलावा साक्षी आरा की जो जजमेंट है, साक्षी आरा वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट, जो 2023 के मैटर का जो रेफरेंस अभी इस मैटर के अंदर आ रहा है। तो क्या 5 फरवरी 2025 की जो जजमेंट है नवीन के केस के अंदर, जो कि ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन बंसल जी की जजमेंट दी हुई है, उसके अगेंस्ट में कोई भी LPA जो है वो HSSC ने फाइल नहीं की। और अभी हाल ही में जो रिवाइज रिजल्ट CET का HSSC ने जो इशू किया है, जिसके अंदर आउस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उसके अलावा न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है और इसके साथ उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो पहले अदर पोजीशंस के ऊपर सिलेक्ट हुए थे लेकिन अब डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उनकी सिलेक्शन हुई है। इनमें से जिन कैंडिडेट्स की हायर पोजीशंस के ऊपर सिलेक्शन हुई है उनकी कोई ग्रीवियंस नहीं, दे आर मोर देन हैप्पी। लेकिन जिनकी लोअर पोस्ट के ऊपर, लोअर बेसिक पे के ऊपर सिलेक्शन हुई है, दे ऑल्सो हैव द ग्रीवियंस। और अभी रिसेंटली आपका स्टे जो है वेकेशन बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मुदगिल जी की कोर्ट ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर के ऊपर स्टे किया है। और जो आपकी LPA है, जो जजमेंट आपकी 15 फरवरी 2025 के खिलाफ जो LPA फाइल हुई है, उसी केस के साथ इन केसेस को लिस्ट करने के लिए कहा है। और इनमें से कुछ पेटिशंस के अंदर जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इस कोरिजेंडम के, इस अपडेटेड रिजल्ट के जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को रिस्पोंडेंट जो है वो बनाया गया है। क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर
कोर्ट की एक क्वेरी ये रहती है कि अगर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में आए हैं तो जो आपकी जगह जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स भी पार्टी होनी चाहिए और उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखने वाली जो बात है वो ये है कि जो आउस्टेड कैंडिडेट्स का जो क्लेम है वो उनकी अपनी सिलेक्शन के लिए क्लेम है, ना कि दूसरे के अगेंस्ट में क्लेम है। और जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका क्लेम है बीइंग हायर मेरिटोरियस, जो प्री रिवाइज्ड रिजल्ट के अंदर उनकी सीट्स लोअर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को दे दी गई क्योंकि किसी ना किसी वजह से उनके कैंडिडेचर को कंसिडर नहीं किया गया। और 5 फरवरी 2025 की जो जजमेंट है वो पीपीपी फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड है, जहां की एडवर्टाइजमेंट के अंदर इटसेल्फ कंडीशन थी कि अगर ओल्ड सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा तो उसकी जो कैटेगरी है वो पीपीपी परिवार पहचान पत्र के अंदर जो कैटेगरी है और जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली उसका कैंडिडेचर जो है वो माना जाएगा। और जबकि जिस टाइम के ऊपर रिजल्ट डिसाइड किया एचएसएससी ने, उस वक्त जिन कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स के अंदर डेफिशिएंसी थी उन कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर को पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन अराइज हुई है ये एचएसएससी या एचपीएससी ने जैसे जैसे 2018, 19, 20 चलते चलते बीसी ए बीसी बी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर के जो आपके सर्टिफिकेट्स होते थे उन सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जो इश्यूज थे और उसके अलावा जो आपके बीसी ए बीसी बी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की जगह कई बार गलती से ओबीसी के सर्टिफिकेट्स जो इशू है वो कंसर्न अथॉरिटी कर देती थी, कैंडिडेट ध्यान नहीं देते थे इस बात के ऊपर और वो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स को एनेक्स कर देते थे। यहां शुरुआत के अंदर जो जजमेंट कैंडिडेट्स के रेस्क्यू के लिए आई और जिस जजमेंट ने कई कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करवाई, इनिशियली उनकी कैटेगरी जो है कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स नहीं माने गए और जब वो कैंडिडेट्स कोर्ट में आए तो डोली चंदा वर्सेस डायरेक्टर जेई की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट ने काफी कैंडिडेट्स की हेल्प की और अल्टीमेटली डीवी की स्टेज के ऊपर ऐसे सर्टिफिकेट्स को कंसिडर करने की जो डोली चंदा की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, उन डायरेक्शंस के तहत इन सर्टिफिकेट्स को कंसिडर किया गया। दूसरा, जो एचएसएससी की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से ये लोग हरीडली रिजल्ट इशू करते हैं और उसके बाद साथ की साथ कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाए, ये जो प्रैक्टिस एचएसएससी ने एचपीएससी ने अडॉप्ट की है पिछले 4-5 साल के अंदर, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो एचएसएससी या एचपीएससी की इस प्रैक्टिस ने क्रिएट की है। इनिशियली क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 जो क्लर्क्स की रिक्रूटमेंट हुई थी 4858 क्लर्क्स, जो कि लेटर ऑन 4798 की रिक्रूटमेंट कंप्लीट की थी, वहां तक क्या होता था कि रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को एचएसएससी ने डिक्लेयर किया, फिर उन कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाता था और डीवी के अंदर किसी भी कैंडिडेट का कोई भी क्लेम था, उस वक्त सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का भी क्लेम हुआ करता था,
या जो कैटेगरी का क्लेम, सर्टिफिकेट बेस्ड जो क्लेम आपका रहता था कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो, तो डीवी के टाइम के ऊपर सारे कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती थी। और जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे कैंडिडेट्स की जाती है या की जाती थी, उसके बेसिस के ऊपर एक फाइनल कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में एक फाइनल रिपोर्ट जो है, एक फाइनल रिजल्ट जो है, वो तैयार किया जाता था। और उसके अंदर किसी भी कैंडिडेट की अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी इशू है, चाहे वो सर्टिफिकेट का इशू है, कैटेगरी का इशू है, चाहे वो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स का इशू है, वहां पर उस डिटेल्ड रिजल्ट के अंदर, उस डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट के अंदर, उस कैंडिडेट से रिलेटेड जो भी इशू या समस्या है जिसकी वजह से उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा रहा है, फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले डीवी के बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की जाती थी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 का, चाहे वो प्री रिवाइज रिजल्ट था 3/9/2020 का, या फिर चाहे वो 23/6/2022 का रिवाइज रिजल्ट था, वहां पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट कैंडिडेट्स की एचएसएससी ने सिलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ साथ वहां पर इस डिटेल रिपोर्ट को भी इशू कर दिया था, ये बताने के लिए कि जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं हुई है, वो किस बेसिस के ऊपर नहीं हुई है, किस वजह से नहीं हुई है। सो मोस्टली ये दोनों की दोनों रिपोर्ट जो है वो साथ की साथ आ जाती थी, बल्कि जो डिटेल रिपोर्ट है कैंडिडेट्स की, जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या जो कुछ भी कैंडिडेट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में जो सारी डिटेल्स रिपोर्ट होती थी, वो इन कैंडिडेट्स की तैयार होती थी और उसे एचएसएससी इशू भी कर देता था। यहाँ इस स्टेज के ऊपर जिन कैंडिडेट्स की जो भी ग्रीवियंस रहती थी, वो टाइमली वो कैंडिडेट्स कोर्ट आ जाते थे और कोर्ट आके 20, 50, 100 कैंडिडेट्स जो भी जिनकी भी ग्रीवियंस होती थी, वो उस पॉइंट के ऊपर अपनी पिटीशन फाइल करते थे। और ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगता था कि हाँ, यहाँ पर डोली चंदा के केस से कवर्ड है, या अदरवाइज कोई कंडीशन है वो आर्बिट्रेरी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बारे में जो भी विचार या फिर नोटिस ऑफ मोशन की स्टेज के ऊपर जो भी कंसर्न कोर्ट का होता था, सेटिस्फाई कोर्ट जब होती थी, तो वहां नोटिस ऑफ मोशन के साथ में ऐसे कैंडिडेट्स की सीट रिजर्व कर दी जाती थी। यानी कि फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट में एचएसएससी उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर पाता था जहां पर जितनी सीट्स रिजर्व नहीं है, उसके अलावा जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे वो उनका नाम अपॉइंटमेंट के लिए फॉरवर्ड हो जाता था। सो यहाँ पर क्या होता था कि मुद्दे जो इश्यूज थे कैंडिडेट्स के, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के या एलिजिबिलिटी के या जो कुछ भी कट ऑफ डेट से रिलेटेड, पहले बाद की डेट का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना, या फिर किसी वजह से टाइमली उस डेट को, लास्ट कट ऑफ डेट के ऊपर एलिजिबिलिटी का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट ना करवा पाना किसी ना किसी वजह से, जो भी सिचुएशंस थी वो सारी की सारी डील हो जाती थी। और एज पर डोली चंदा की जो जजमेंट थी कि डीवी की स्टेज के ऊपर भी अगर कोई कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर एचएसएससी की कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो वो कैंडिडेट को कन्वे की जाती थी और कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द डीवी या इवन लेटर देन दैट भी अगर अपनी एलिजिबिलिटी या सर्टिफिकेट्स को अगर प्रोड्यूस कर देते थे, तो उनको उस कैटेगरी के अंदर या पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन में कंसिडर कर लिया जाता था। और इतने झंझट, इतनी परेशानियां, इतने कैंडिडेट्स का बाहर जाना, इतने कैंडिडेट्स का अंदर आना, ये सारी चीजें नहीं होती थी। और डॉली चंदा की जो जजमेंट है वो यही कहती है कि सर्टिफिकेट चाहे किसी भी डेट का हो, सर्टिफिकेट हो सकता है कि पहले गलत इशू हो गया हो, बाद में उसको करेक्ट कराया गया हो,
तो वो बाद की डेट का हो या पहले किसी वजह से इशू ना हो पाया हो, बाद में इशू हुआ हो, तो हो सकता है कि वो पोस्ट डेटेड हो। लेकिन जो देखने वाली चीज थी, जो डोली छंदा की जजमेंट कहती है, वो ये कहती है कि आपको ये देखना है कि जिस क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी या कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट जो है उस क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन को के लिए एलिजिबल था, उस क्वालिफिकेशन को बियर करता था। सर्टिफिकेशन हो सकता है कि बाद की डेट की हो, अगर कोई सर्टिफिकेट करेक्ट कराया गया है या पहले इशू नहीं हो पाया। कई एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ये भी होता है कि कई एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 5 दिन का देते हैं, ये कईयों में 10 दिन का, कईयों में 20 दिन का। अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की वैकेंसीज निकली हैं हाई कोर्ट की, हरियाणा और पंजाब की। यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो टाइम है वो 2 मंथ्स का टाइम है। सो 2 मंथ्स टाइम इज अ सफिशिएंट टाइम। कई बार 5 डेज का टाइम होता है, तो उस वक्त इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एग्जामिनेशन डिफाइंड एग्जामिनेशन रूल्स नहीं है, जिसकी वजह से कैंडिडेट हर बार सारी कंडीशंस से क्लियर नहीं हो पाता। कई बार कोई चीज नोटिस में लेट आती है या कई बार समय कम होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स या वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके कट ऑफ डेट से पहले के अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन जो आपने एक्वायर की है, वो एक्विजिशन उस क्वालिफिकेशन की आपकी उस डेट से पहले की होनी चाहिए। अब जो दोनों केसेस के अंदर जो डिफरेंस है, एक तो आपकी 15 फरवरी 2025 की जो ऑनरेबल जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की जो जजमेंट है, और 5 फरवरी 2025 की जो नवीन के केस के अंदर है ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन बंसल जी की जो जजमेंट है, दोनों के अंदर भी काफी डिफरेंस है। और एलपीए के अंदर जो केस गया हुआ है आपका, वो 15/2/2025 की जजमेंट की, आई थिंक प्रदीप के नाम से ये केस है, इसके अगेंस्ट में एलपीए फाइल हुई है। 5 फरवरी 2025 के अगेंस्ट में कोई भी एलपीए गवर्नमेंट ने, एचएसएससी ने प्रेफर नहीं की। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पीपीपी की जो कंडीशन थी कि आपके सर्टिफिकेशन के अंदर अगर कोई कमी है या एंटीडेटेड है या आपका पोस्ट डेटेड है, तो इन दैट केस जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, जो सीईटी रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर जो नंबर आपके द्वारा आपका वहां फीड किया गया था या डॉक्यूमेंट की कॉपी एनेक्स की गई थी, उसके बेसिस के ऊपर आपकी कैटेगरी को फाइनल करने का प्रोविजन जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर था। जबकि जो प्रदीप एंड अदर्स का जो केस है 15/2/2025 की जो जजमेंट है आपकी ऑनरेबल जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की, वहां जो कंडीशन है वो है आपकी डोली छंदा का जो केस है उसके बेसिस के ऊपर उस केस को डिसाइड किया गया है। और वहां जो लास्ट कट ऑफ डेट की जो बात है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, क्या वही लास्ट कट ऑफ डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की? तो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की वो डेट नहीं है, वो डेट होती है क्वालिफिकेशन एक्वायर करने की। और जो साक्षी आरा का जो केस अभी एलपीए में डबल बेंच में जो रेफर किया गया है, या उसके अलावा आपका रिसेंटली दिव्या वर्सेस यूपीएससी का जो एक आईपीएस कैडर का जो कैंडिडेट था, मणिपुर कैडर की जो कैंडिडेट थी, जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टाइम के ऊपर उसने नहीं बनवाया था और लेटर उसने उस सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर, जो पोस्ट डेटेड सर्टिफिकेट था, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना आईएएस कैडर के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लेम किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को डिलेड बनवाने का जो रीजन था, कोर्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हुई थी। और जो दूसरा चैलेंज था उस केस के अंदर वो ये था कि ये जो लास्ट कट ऑफ डेट है, इसको जो है वो ना माना जाए, सर्टिफिकेट ये जो कंडीशन है इसको स्ट्रक ऑफ किया जाए, और उससे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। और जो इंडिविजुअल मेरिट थी,
दिव्या के केस के अंदर कि सर्टिफिकेट बनवाने में किस वजह से देरी हुई, क्यों वो पोस्ट डेटेड था, उस रीजन से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसलिए उस क्लेम को नहीं माना गया। सो वो जजमेंट यहां पर अप्लाई नहीं होती है। और रिसेंटली जो आपकी 22/5/2025 की जो जजमेंट आई है नीरज और मोनिका रमन वाले केस के अंदर, वहां भी दिव्या के केस को डिस्टिंग्विश किया गया है। और उसके अलावा ये जो दोनों तीनों जजमेंट्स हैं, खासकर जो साक्षी आरा की जिस जजमेंट का अब रेफरेंस दिया जा रहा है एलपीए बेंच के अंदर, वहां भी डोली चंदा की जजमेंट को डिस्टिंग्विश किया गया है। और पर्टिकुलरली कहा गया है कि कैंडिडेट जो साक्षी आरा का जो केस है वो सिविल जज से रिलेटेड है राजस्थान का, जहां पर कि एडवर्टाइजमेंट इशू होने के बाद एक कोरिजेंडम के द्वारा लास्ट डेट जो है वो सर्टिफिकेट की फिक्स की गई थी। सो वहां कैंडिडेट्स का कहना ये था कि ये जो लास्ट डेट इस तरीके से फिक्स की गई है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंडीशन नहीं थी और उसके बाद जो लास्ट डेट फिक्स की गई है, ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो रिस्पॉन्स दिया है, जो फाइनल जो इसका पैरा जब आप पढ़ते हैं साक्षी आरा के केस का, वहां पर भी ये कहा गया है कि किसी तरीके के सर्टिफिकेट को बनने में कोई डिले का रीजन या कोई अदर रीजंस कि उसको आप इनिशियली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट नहीं करवा पाए या उस वक्त तक नहीं बन पाया, उस तरीके की कोई भी रीजनिंग जो है वो साक्षी आरा के केस के अंदर नहीं दी गई। और डायरेक्टली जो कंडीशन है लास्ट कट ऑफ डेट की, उस कंडीशन को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हुई और साक्षी आरा एंड अदर्स जो सिविल अपील्स इकट्ठी डिसाइड हुई 2023 की उस जजमेंट के द्वारा, वहां पर इन कैंडिडेट्स के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली आपकी जो डोली चंदा की जजमेंट है, दैट कम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। पीपीपी से रिलेटेड जो आपकी 5 फरवरी 2025 की जजमेंट है, दैट विल कम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब दूसरी जो समझने वाली बात है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो कैंडिडेट्स इस सीईटी रिजल्ट से आउट हुए हैं और जो नए कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, क्या इन कैंडिडेट्स का जो क्लेम है वो विजा विज क्लेम है, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्लेम है, या इन कैंडिडेट्स का अपना इंडिपेंडेंट क्लेम है? यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात है और यहीं पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं कि अगर नए कैंडिडेट्स आएंगे तो क्या पुरानों को जाना ही जाना होगा? क्या पुराने कैंडिडेट्स का कोई राइट है, या नए कैंडिडेट्स तभी आ पाएंगे जब ये पुराने कैंडिडेट्स रिलीव होंगे? तो कैंडिडेट्स हो सकता है कि कैंडिडेट्स की ये धारणा हो, नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ये धारणा हो कि जो नए कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग है वो पुराने कैंडिडेट्स जो आउट हुए हैं उनकी जब तक रिलीविंग नहीं होगी तब तक इन कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग का राइट नहीं है। हो सकता है ये धारणा हो। और ये धारणाएं आपकी हो सकता है कि जो सिविल रिट पिटीशंस आपने सीईटी से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड, अभी रिसेंटली 22/5/2025 की जो जजमेंट आई है नीरज और मोनिका रमन के केस की जजमेंट, उससे रिलेटेड, या जो पहले आपने रिजल्ट्स को क्वैश होते हुए देखा है, उसके हिसाब से आपकी ये धारणा हो कि जब तक ये पुराने कैंडिडेट्स रिलीव नहीं होंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता नहीं खुलता। और जो आउस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इस रिजल्ट के अंदर आउस्ट हुए हैं जो कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स की भी ये धारणा हो सकती है कि वो इन नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रास्ते के अंदर रुकावट हैं, उनको ज्वाइन अगर करवाना है तो इनकी रिलीविंग होनी जरूरी है। तो ये जो धारणा है नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की या पुराने आउटस्टेड कैंडिडेट्स की,
आपको इस धारणा के अंदर क्लैरिफिकेशन लेनी, क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑब्वियसली नए कैंडिडेट से लोअर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, और इसके लिए अगर हम क्लैरिफिकेशन लेना चाहें तो जो रिसेंटली आपकी जजमेंट जो मैंने अभी जिक्र किया है, जिसका नीरज और मोनिका रमन का जो केस है, वहां पैरा नंबर 37 के अंदर जो आपका ABCDEF ये जो पॉइंट्स हैं, वहां बी पॉइंट के अंदर कहा गया है कि जो आउटस्टेड कैंडिडेट हैं उनको नो फॉल्ट पॉलिसी के अंदर कंसीडर किया जाएगा और उनको उनकी पोस्ट को एडहोक पोस्ट माना जाएगा, और कल को रेगुलर पोस्ट जो अराइज होंगी उन रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में इन कैंडिडेट्स को एडजस्ट किया जाएगा। और जो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अब सिलेक्ट होंगे, जो मोर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को हटाने के बाद, उन कैंडिडेट्स को जो पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई थी उन एडवर्टाइज्ड पोस्ट के अगेंस्ट में उनके क्लेम को माना जाएगा। यानी कि जो नए कैंडिडेट्स अब सिलेक्ट हुए उन कैंडिडेट्स को जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर प्रेफरेंस दी गई है। रेगुलर पोस्ट के ऊपर तो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का राइट माना गया है, और एडहोक पोस्ट जो कि कल को रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में एडजस्ट की जाएंगी, उन कैंडिडेट्स उन पोस्ट्स के ऊपर आउटस्टेड कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने की बात की गई है। तो एडहोक पोस्ट अगर होती है तो आउटस्टेड कैंडिडेट का जो राइट है वो एडहोक पोस्ट के ऊपर कहा गया है, और जबकि मोर मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अब सिलेक्ट होगा वो जो रेगुलर एडवर्टाइज पोस्ट थी, जिस पोस्ट की रिक्विजिशन डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई थी, उसको उस पोस्ट के ऊपर एडजस्ट किया जाएगा। अगर इस जजमेंट के रेफरेंस से हम लेके चलें तो यहां पर जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी धारणा यही बनेगी कि जो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हमारी जगह के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट होगी, और हमारे लिए ये एडहॉक पोस्ट या रेगुलर पोस्ट जो भी सिनेरियो रहेगा हम लोगों को वहां एडजस्ट किया जाएगा। और ऑब्वियसली सीनियोरिटी भी डिफर होगी। सीनियोरिटी मार्क्स बेस्ड आपकी सीनियोरिटी होती है। तो जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं जब इनके सोशो इकोनॉमिक मार्क्स हटाए जाएंगे उस जजमेंट के हिसाब से तो वो लोअर मेरिटोरियस भी हो जाएंगे, और लोअर मेरिटोरियस के साथ में एडहॉक पोस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट उनकी की जाएगी। इसीलिए अब जो कैंडिडेट्स हैं जो कि 11/6/2019 की जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की नोटिफिकेशन है और जो 22/5/2025 की जजमेंट है नीरज मोनिका रमन के केस की जो जजमेंट है, उसमें जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स अपनी रिव्यू फाइल कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स अपनी क्लैरिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स अपनी कैविएट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। वो इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि हमें एडहॉक पोस्ट के ऊपर एडजस्ट ना किया जाए, हमारे लिए सुपर न्यूमेरी पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए। नो फॉल्ट की जो थ्योरी है वो सिविल रिट पिटीशन की थ्योरी नहीं है। नो फॉल्ट की थ्योरी आपकी सिविल राइट्स की थ्योरी है, जो कि ऑलरेडी पिछली डिस्कशंस के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 21, सेक्शन 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट कल को मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ प्रूव होने पर एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर या मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर
6 महीने, 4 महीने, 8 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले किसी को आप ये कह दें कि ओके आइए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं, और सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट होता है और अपॉइंटमेंट सिलेक्शन पे जाके खत्म होता है। इसके बीच में जो सारी प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की आपकी कंडीशंस होती हैं। एडवर्टाइजमेंट इज अ प्रपोजल, उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं दैट इज द एक्सेप्टेंस, उसके बाद वो आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, आप रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, उस क्वालिफाई के बाद आपका डीवी होता है, उस डीवी के बाद आपकी सिलेक्शन के लिए लिस्ट के अंदर आप इंक्लूड होते हैं, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये सारी की सारी जो बीच की स्टेजेस है ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की स्टेजेस हैं आपकी। और सिविल रिट पिटीशंस के अंदर हम एज सच सिविल लॉ को कोर्ट्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस जो हैं वो सिविल रिट पिटीशंस के अंदर दिए जाते हैं। पर्टिकुलर सिविल लॉ के अंडर अगर कोई रेमेडी आपको क्लेम करनी है तो वो रेमेडी आपकी सिविल कोर्ट्स की रेमेडी होती है। HSSC HPSC का हेड ऑफिस पंचकुला है, वहां सिविल रेमेडी के लिए आपकी जो जुरिडिक्शन है वो आपकी सिविल सूट की जुरिडिक्शन बनती है। लेकिन इन केसेस के अंदर जब सिविल रिट पिटीशंस फाइल हो रही हैं, जब अपडेटेड रिजल्ट के ऊपर ऑपरेशन ऑफ स्टे ऑफ द अपडेटेड रिजल्ट की बात हो रही है, तो ये जुरिडिक्शन आपकी सिविल रिट पिटीशंस के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं कैंडिडेट हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के अंदर क्या एज सच जो सिविल राइट्स हैं क्या उनको क्लेम किया जा सकता है? क्वेश्चन इज दिस। या आपको उसके लिए सिविल कोर्ट की ही रेमेडी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा? और जनरली जो पिछला ट्रेंड रहा है, जो पिछले 5-7 साल 2018 के बाद, स्पेशली ये सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के बाद, या जब से ये BCA BCB कैटेगरी या OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स का इशू हुआ है, तब से लेके अब तक आउटस्टेड कैंडिडेट्स हों या फिर न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं रिट के अंदर और सिविल सूट के अंदर नहीं जा पाते हैं। जब तक समझ आती है कि हाँ सिविल राइट्स भी क्लेम करने चाहिए थे, तब तक जो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का वो खत्म हो जाता है और वो रेमेडीज आपकी जो है एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। लेकिन सिविल रिट पिटीशन के अंदर क्या सिविल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है? द आंसर इज यस। सिविल पिटीशन, सिविल रिट पिटीशंस के अंदर सिविल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है, और उन सिविल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है जो कि प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जिनके लिए फैक्चुअली कुछ भी एस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लॉ को ही इंटरप्रेट करना है। तो वहां उस सिचुएशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें सिविल रिट्स के अंदर साथ की साथ ली जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रीवियंस है, उनका राइट है रिलीविंग के अगेंस्ट में। ऑब्वियसली जो जजमेंट है 5/2/2024 की, उसके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट्स ने LPA फाइल नहीं की कि भाई ये जो PPP की कंडीशन है, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट की जो कंडीशन है, तो PPP से कैटेगरी नहीं उठानी चाहिए। एक बार जजमेंट आ गई, उस जजमेंट आने के बाद में 5 फरवरी 2025 से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जबकि रिव्यू का जो आपका पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, अपील का आपका पीरियड जो होता है वो LPA का वो 30 डेज का आपका होता है। तो इस जजमेंट के अगेंस्ट में ना तो कोई रिव्यू है ना कोई LPA है, तो इट मीन्स कि जजमेंट इटसेल्फ कहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं है। 15/2/2025 की जो ऑनरेबल जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की जो जजमेंट है, आई थिंक प्रदीप एंड अदर्स के केस के अंदर, उसके अगेंस्ट में LPA फाइल हुई है
और उस एलपीए के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी 3 जजेस का जो फैसला है, साक्षी आरा वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट, उस फैसले का रेफरेंस दिया गया है। एचपीएससी का इनका ये कहना है कि उसके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स जो पोस्ट डेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उन कैंडिडेट्स का राइट नहीं बनता है। लेकिन पोस्ट डेटेड सर्टिफिकेट्स का डोली छंदा के हिसाब से क्या राइट बनता है वो डिपेंड करता है उस रीजनिंग के ऊपर, जो रीजनिंग उस सर्टिफिकेट को डिलेड या गलत सर्टिफिकेट सबमिट करवाने का कोई ना कोई रीजन है, चाहे इनएडवर्टेंट रीजन है कि इनएडवर्टेंटली गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया, या फिर वो सर्टिफिकेट इनएडवर्टेंटली गलत फॉर्मेट के अंदर इशू हो गया, या फिर अपलोडिंग करते टाइम नए पुराने सर्टिफिकेट के अंदर फर्क नहीं कर पाए, या फिर डॉक्यूमेंट रिसीव करते टाइम ओबीसी या बीसीए, बीसीबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इनकम एलिजिबिलिटी के ऊपर क्रिमिनल, नॉन क्रिमिलेयर, इन चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, या सर्टिफिकेट किसी वजह से गलत इशू हो गया। इन सारे सिनेरियोज के लिए डोली चंदा की जजमेंट के अंदर जो डीवी की स्टेज दी गई है या जो इंटरव्यू की स्टेज दी गई है, इन चीजों से रिलेटेड करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए वो आपका इंडिपेंडेंट राइट है। वो राइट आपका ना तो साक्षी आरा की जजमेंट में लिया गया है, ना उसको ओवर रूल किया गया है, ना उसको दिव्या के केस के अंदर ओवर रूल किया गया है। तो अब जो सिचुएशन है कि आउस्टेड कैंडिडेट्स, चाहे वो पटवारी की पोस्ट के कैंडिडेट्स हो, चाहे वो ग्राम सचिव की पोस्ट के हो, चाहे वो क्लर्क के हो, चाहे कांस्टेबल हो, जो जेई हो, चाहे जो आउस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका जो राइट है वो राइट बनता है 22/5/2025 की जो आपकी नीरज और मोनिका रमन के केस की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन वहां जो राइट दिया गया है वो एडहोक का राइट दिया गया है। आपको जो क्लेम करना है वो राइट क्लेम करना है सुपर न्यूमेरी पोस्ट का। और सुपर न्यूमेरी पोस्ट ये होती है कि सुपर एनुएशन का एक पीरियड होता है 58 इयर्स, अगर आपकी रिटायरमेंट का एज है तो ऐसी पोस्ट क्रिएट करना जो कि आपकी रिटायरमेंट की एज तक ही सस्टेन करेगी, तक ही एग्जिस्ट करेगी। जिस दिन आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी उस दिन वो पोस्ट एबॉलिश हो जाएगी, रेगुलर कैडर का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन रिम्यूनरेशंस, बेसिक पे, बेनिफिट्स, इंक्रीमेंट्स, एलटीसी, जो भी आपके सारे बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स इक्वल रहेंगे सभी कैंडिडेट्स के साथ। और जो आपकी मेरिट है या जो सीनियरिटी है वो भी आपकी कॉमन मेरिट और कॉमन सीनियरिटी रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सारे बेनिफिट्स के साथ अगर थोड़ा बहुत सीनियरिटी में ऊपर नीचे का फर्क आता है तो वहां तक कोई भी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट सिक्योर होनी चाहिए। नए अगर ये सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट हो जाती हैं एडहॉक की बजाय, अगर ये सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट हो जाती हैं तो जो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या पुराने आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं दोनों के क्लेम के अंदर क्लैश भी खत्म हो जाता है। क्योंकि सुपर न्यूमेरी पोस्ट के ऊपर चाहे वो लग जाए चाहे आप लग जाए बेनिफिट सारे इक्वल मिलेंगे। सीनियरिटी जो है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। वो हायर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको सीनियरिटी के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आपसे सीनियर रहेंगे क्योंकि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और मार्क्स डिडक्ट होने के बाद जो सीनियरिटी बनेगी उसमें जो पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी सीनियरिटी थोड़ी सी लोअर डाउन होगी। सो सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट अगर होती है तो किसी भी तरीके की आउटस्टेड कैंडिडेट्स या फिर न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में कोई क्लैश नहीं है। लेकिन अगर एडहोक पोस्ट क्रिएट होती है वहां पर न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो राइट है
वो आउटस्टेड कैंडिडेट से सुपीरियर राइट है, और वो सुपीरियर राइट इसलिए है क्योंकि दे आर मोर मेरिटोरियस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोर मेरिटोरियस दे वर नॉट सिलेक्टेड। अब यहाँ BCA BCB सर्टिफिकेट का अगर इशू है तो यहाँ भी अगर वो सिलेक्ट होंगे तो दे विल बी मोर मेरिटोरियस, जो कैंडिडेट्स आउस्ट होंगे दे विल बी लेस मेरिटोरियस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नए कैंडिडेट्स या पुराने कैंडिडेट्स का अपना इंडिपेंडेंट राइट है। आप सुपरन्यूमरी पोस्ट के लिए आपका क्लेम होना चाहिए। फिलहाल जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स ने स्टे जो लिया है हाई कोर्ट से, वहां पर हमारी कोशिश जो थी वो ये थी कि सिर्फ रिलीविंग के ऊपर स्टे हो, ना कि पूरे के पूरे रिजल्ट के ऊपर स्टे हो। रिलीविंग के ऊपर स्टे आउटस्टेड कैंडिडेट्स की प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट था। जब आउटस्टेड कैंडिडेट्स का क्लेम एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स के ऊपर ना होके सुपरन्यूमरी पोस्ट्स के लिए प्रेफर्ड राइट बनता है, तो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग के ऊपर किसी को किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की हमने बात करी, जो कि नो फॉल्ट थ्योरी 22/5/2025 की नवीन और मोनिका रमन की जजमेंट के अंदर जिसको डिस्कस किया गया है, और नो फॉल्ट थ्योरी के आधार के ऊपर ही जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं 11/6/2019 की नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसकी क्वेश्चन के बाद जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया गया है। क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से एंटर किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट अगर वॉइड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड एग्रीमेंट है। और जब कोई भी वैलिड एग्रीमेंट है और एक पार्टी उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, HSSC अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, HSSC ने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, जैसे अभी TGT की सिलेक्शन हुई, TGT के अंदर आप जानते हैं कि 2023 जुलाई 2023 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो ये लोग पब्लिश कर रहे हैं 1 साल के बाद, अगले साल 2024 में सिलेक्शन फाइनल करने के बाद। और वहां उस लिस्ट को देख के कैंडिडेट्स को ये पता लगा मेरा BC का सर्टिफिकेट में दिक्कत थी, मेरे ये दिक्कत थी। और ऐसी स्टेज में जब कैंडिडेट्स बाद में कोर्ट जाते हैं तो वहां इस तरीके की जजमेंट्स आना स्वाभाविक है, जो कि उस पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर देते हैं। अगर ये लिस्ट की डिक्लेरेशन DV के इमीडिएटली बाद कि भाई ये लो हमने ये DV किया और इस DV के अंदर ये कैंडिडेट्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन के अंदर या एलिजिबिलिटी के अंदर हमें प्रॉब्लम मिली है, इसलिए हम इनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाता है। अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी चीज आप क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं कि कट ऑफ डेट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी या कंडीशन को आप पोजेस करते थे तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को HSSC जो है वो बिल्कुल खत्म कर चुकी है, सारे एग्जाम्स में खत्म कर चुकी है। जो राइट वे होना चाहिए था, जिस वक्त इशू, प्रॉब्लम, ग्रीवियंस को रिड्रेस करने का जो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए था, जो कि ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने का या ऑब्जेक्शंस रिसीव करने का, या जो कैंडिडेट्स की जिनकी रिजेक्शन की अलग अलग रीजन से, उसको रिव्यू करने की जो स्टेज थी वो स्टेज HSSC और HPSC ने खत्म कर दी है, जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं कि जिस वक्त
उन इश्यूज को 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद हाई कोर्ट के सामने फाइनल आर्गुमेंट के लिए केस आता है, इनिशियली नोटिस ऑफ मोशन होता है किसी भी केस के अंदर, नोटिस ऑफ मोशन के बाद HSSC HPSC के रिप्लाई के लिए केस को लगाया जाता है। एक केस दो, एक डेट, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट, कई केसों में एक एक डेढ़ साल तक इनका जवाब नहीं आता है, जबकि केस 4 5 बार लिस्ट हो जाता है। और फाइनली जब ऐसे केसेस के अंदर जवाब आके जब ये बंच बन जाते हैं, और बंच बनने के बाद में जब वो सारी खिचड़ी पक जाती है और वो उसको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है, और जहां नंबर ऑफ लॉयर्स जो होते हैं वो फ्रॉम द पिटिशनर साइड एंड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड नंबर ऑफ लॉयर्स अपीयर होते हैं, वहां पर इस तरीके के रिजल्ट्स आना स्वाभाविक है। और उन रिजल्ट्स के हिसाब से जब पूरा रिजल्ट रिवाइज होता है, उन डिसीजंस के हिसाब से जब पूरा रिजल्ट रिवाइज होता है, तब इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। और ये सिचुएशंस अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल के अंदर ज्यादा आनी स्टार्ट हुई हैं। उसके अंदर मुझे एक केस आपका याद आता है जो आपका कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स का था, ऑर्फन के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। वहां पर भी जब 15/7/2023 में जब रिजल्ट रिवाइज किया गया था, तो आउटस्टेड कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्शंस हुई थी, शो कॉज नोटिस एक्सेट्रा एंड ऑल दिस। उसके अलावा आपकी 25/4/2022 को जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 जो क्लर्क्स की रिक्रूटमेंट में रिजल्ट रिवाइज हुआ था, वहां भी आउटस्टेड कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी और शो कॉज नोटिस और जो भी उनके राइट का क्लेम है उसे स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू डील करने के लिए डायरेक्शंस हुई थी। अब ये 5 फरवरी 2025 का जो ऑर्डर है आपके नवीन के केस के अंदर, जिसके हिसाब से इन्होंने ये आउटस्टेड कैंडिडेट्स का और न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी रिसेंट रिजल्ट HSSC ने जो किया है पब्लिश, इसके अंदर ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि इन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां इनके काउंसल्स नहीं थे। और इसके अलावा आपकी जो नवीन के केस के अंदर, नीरज के केस के अंदर और मोनिका रमन के केस के अंदर जो आपकी ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी ने जो जजमेंट दी थी, जिसके अंदर एडहॉक राइट जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है नो फॉल्ट थ्योरी के ऊपर। सो धीरे धीरे जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको प्रोटेक्शन जो है वो पिछले 2 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अब इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से कंक्रीट डायरेक्शंस हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो डायरेक्शंस होनी चाहिए सुपरन्यूमेरी पोस्ट के लिए। और जैसा कि लास्ट डिस्कशन के अंदर मैंने इसका एक रीजन भी आपके साथ शेयर किया था कि जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं और न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है दैट इज वेरी लार्ज। और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने की वजह से अगर सुपरन्यूमेरी पोस्ट क्रिएट की जाती हैं तो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर आना स्वाभाविक है। लेकिन गलती चाहे इंसान करे चाहे स्टेट करे, लॉ सबके ऊपर बराबर अप्लीकेबल है। और अब जो ये स्टेज है इन केसेस के अंदर, ये सबसे अप्रोप्रिएट स्टेज है कि जहां पर न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या फिर आउटस्टेड कैंडिडेट्स अपने लिए सुपरन्यूमेरी पोस्ट की डिमांड कर सकते हैं। एक दूसरे के खिलाफ क्लेम को मेंटेन करना या एस्टेब्लिश करना आपके लिए जरूरी नहीं है, और आपका क्लेम एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है। न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का अपना क्लेम है, हायर मेरिटोरियस होने की वजह से जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो रिमेनिंग पोस्ट है, उनके ऊपर इनका क्लेम जो है वो प्रेफरेंशियल क्लेम है, प्रायोरिटी राइट इनका है। और जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका प्रायोरिटी राइट
सुपरन्यूमेरी पोस्ट के ऊपर है अलोंग विद दी ऑल बेनिफिट्स जो कि सर्विस इन्होंने कर ली है। न्यूली कैंडिडेट्स का इसके साथ में जो राइट बनता है वो आपका नोशनल सीनियोरिटी, नोशनल इंक्रीमेंट्स, रिट्रोस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट, ये राइट आपका बनता है। और इस पीरियड को, रिट्रोस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट के पीरियड को, for the purpose of all the benefits of increments and seniority and experience, that should be counted. So friends, जो भी आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं, दूसरी बात, एक चीज जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि जो 15 फरवरी 2025 की जो ऑनरेबल जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की जजमेंट है, वहां पर भी मैंने देखा कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो किए गए हैं पेटिशनर्स के लिए। तो रिट पेटिशंस के अंदर स्वाभाविक है कि जब तक कि सुकृति मलिक जैसी जजमेंट ना हो, या जब तक कि आपकी नीरज और मोनिका रमन जैसी जजमेंट्स ना हो, जो कि दोनों जजमेंट्स ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी की हैं, तो वहां पर जो उसका इफेक्ट है वो ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर है। लेकिन बाकी आपको जजमेंट्स देखते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली 2018-19 के एलडीसी यूडीसी से रिलेटेड आपकी एक जजमेंट आई थी, उसके अंदर भी पेटिशनर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। सो अल्टीमेटली क्या क्या प्लीडिंग्स होंगी, आउटस्टेड कैंडिडेट्स अपनी रिलीविंग को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लिए सुपरन्यूमेरी पोस्ट की डिमांड करेंगे। आप हायर मेरिटोरियस होने के नाते ज्वाइनिंग के लिए आपका राइट बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन पोस्ट के ऊपर हायर मेरिटोरियस होने के नाते आपके राइट के ऊपर, आपकी एंटाइटलमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। रिवाइज रिजल्ट के अंदर आप हायर मेरिटोरियस पाए गए, इसलिए आपको सिलेक्शन जोन के अंदर आप आए हो, और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या जो रिलीविंग के ऊपर स्टे ले रहे हैं, सो दोज कैंडिडेट्स आर लोअर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स देन यू। सो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन आपका ज्वाइनिंग के लिए एफर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। और जैसा कि 7 जुलाई का जो आपका अभी डेट है, नेक्स्ट डेट एलपीए के साथ जो इस रिट को सुना जाएगा, वहां उन पेटिशंस के अंदर आप एप्लीकेंट बनिए। कुछ पेटिशंस के अंदर जहां आपको रिस्पोंडेंट बनाया गया है वहां अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, और रिप्रेजेंट करने के साथ में जो आपका जवाब होगा वो जवाब आपका वैकेशन ऑफ स्टे, जो स्टे ऑर्डर है उसको वैकेट किया जाए, इसको वहीं तक लिमिट रखा जाए कि जो आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी रिलीविंग ना हो। और आउटस्टेड कैंडिडेट्स की भी एंटाइटलमेंट यहीं तक है कि उनकी रिलीविंग ना हो, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ जो भी उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी उसके बाद में सिविल राइट उनका क्रिएट होता है इस पोस्ट के ऊपर। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो होना चाहिए, और जो कि 2019 की अमेंडमेंट के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी बना दिया गया है। उस अमेंडमेंट से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ऑप्शनल था, और इन केस अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो पाए कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी वजह से, तो उसमें सेक्शन 18, 19, 20 के हिसाब से आपका जो कंपनसेशन का राइट था उन राइट्स को आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी होने के बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर 2018-19 में जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद में इन पोस्ट के ऊपर आपका सुपरन्यूमेरी पोस्ट कराने का बिल्कुल राइट है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 जो एस्टॉपल है वो यही कहता है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रपोजल में आके, अगर किसी भी पर्सन के प्रपोजल में आके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है और उसके ऊपर सब्सटेंशियली आप एक्ट कर लेते हो,
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरी पार्टी, अदर पार्टी जो है वो बाउंड है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से एस्केप नहीं कर सकती और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कॉम्पनसेशन आपको मिलना जो है वो मैंडेटरी है उसके लिए। सो कॉम्पनसेशन विल बी सच अ लार्ज अमाउंट। एक नौकरी का सवाल, कॉम्पनसेशन कल को इतनी लार्ज अमाउंट है कि कॉम्पनसेशन से बेटर सुपर न्यूमेरी पोस्ट आपके लिए क्रिएट करना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस स्टेज। तो अब इस स्टेज के ऊपर ये सारी चीजों का डिस्कस होना, देखिए अलग अलग मैटर्स के अंदर जो अपीयरेंस, जो अटेंडेंसेस आती हैं, तो कई लॉ ऑफिसेज हैं हाई कोर्ट के जो इन केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। हर कोई ऑफिस अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट कोशिश करता है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिविल रेमेडीज के हिसाब से प्लीडिंग्स को इंक्लूड करना वो बहुत जरूरी है। इसलिए आपके मैटर के अंदर जो आपका रिप्लाई हो, जो वैकेशन ऑफ स्टे की जो आपकी एप्लीकेशन सब आएंगी, उसके अंदर ये सारे राइट्स A to Z जो आपके क्लेम्स हैं, राइट्स हैं, जो आपकी डोली चंदा की जजमेंट है उसको डिस्टिंग्विश करना, या फिर अभी रिसेंटली जो साक्षी आरा की जजमेंट की बात हो रही है उसको डिस्टिंग्विश करना, योर लीगल राइट्स आपके सारे के सारे वहां इंक्लूड करना, वो चीजें जरूरी हैं। और सिविल रिट पिटिशंस के अंदर जहां लीगल प्रोविजंस एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होंगे और जहां उनको प्रूव करने के लिए फैक्चुअली कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो वो सारी की सारी कंसिडरेशंस नो फॉल्ट थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकती है। तो पेटिशनर्स का राइट प्रोटेक्ट होगा या कॉमन राइट प्रोटेक्ट होगा, इन सारी कंफ्यूजन्स के लिए आज कोई भी जवाब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर्स के अंदर या जहां सर्टिफिकेट्स रिलेटेड इश्यूज हैं वहां जनरली पेटिशनर्स वर्ड यूज होता है। तो कल को आप पार्टी ना बने, आप रिप्रेजेंट ना करें और कल को कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पेटिशनर्स के राइट को या पेटिशनर्स के अपॉइंटमेंट को या पेटिशनर्स की सिलेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर 3-4-5 केसेस के अंदर हुआ है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप बकायदा जिन केसेस के अंदर रिस्पोंडेंट हैं, बनाए गए हैं, वहां अपना वकालतनामा, अपना रिप्लाई जरूर सबमिट करें। इसके बारे में फर्दर कोई भी क्वेरी या कोई भी असिस्टेंस अगर आपको चाहिए ऐसे पेटिशनर्स को, तो आप मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है 7986657694, वहां आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो 3 बजे से 6 बजे तक ही पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज कोर्ट आवर्स में या शाम को जब ऑफिस ड्राफ्टिंग का टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर कॉल्स को एंटरटेन करना या क्वेरीज को एंटरटेन करना थोड़ा टाइम लिमिट्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड विद द कन्वीनियंस ऑफ द ऑफिस आपकी क्वेरीज का प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स हो। इन एनी केस अगर आपकी क्वेरी टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं हो पाती है तो एक रिमाइंडर जरूर छोड़ दें, ताकि अगर कोई ऐसी प्रायोरिटी की क्वेरी होगी जो कि इनएडवर्टेंटली अगर मिस हो जाए या फिर जिसका जवाब ना दिया जा सके टाइम के ऊपर, उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंटायर सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ एंड वी हैव डिस्कस्ड the main things that have arisen now in last 3-4 months। बाकी उसके अलावा जो आपकी अदर ग्रुप्स हैं, सीईटी के, प्रोमिला के केस का जो इफेक्ट है, या फिर जो रिव्यू है आपका सीईटी के ग्रुप्स के अंदर, और कुछ कंटेम्प्ट पिटीशंस जिनका एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं किया गया है,
वो कंटेम्प्ट पिटीशंस अभी जुलाई के लिए पेंडिंग है और रिव्यू भी आपका जुलाई के लिए पेंडिंग है। तो रिव्यू के अंदर एक क्लैरिफिकेशन जो है वो फाइल की जा रही है कि कंटेम्प्ट पिटीशन या फिर जो 6 महीने में एग्जाम की जो कंडीशन है जिसे फुलफिल नहीं किया गया, तो उसमें एचएसएससी उन केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती जो रिव्यू के अंदर नहीं है। बाकी केसेस की, बाकी एडवर्टाइजमेंट्स की या बाकी ग्रुप्स और कैटेगरीज के लिए जो डायरेक्शंस की कंप्लायंस हैं, जिसके लिए सुकृति मलिक के केस के अंदर 6 मंथ्स का टाइम दिया गया था, वो अगर रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो एचएसएससी को उनमें प्रोसीड करना चाहिए। और रिसेंटली कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर करके एचएसएससी ने ये भी शो कर दिया है कि रिव्यू का जिन ग्रुप्स के ऊपर इफेक्ट नहीं है वहां एचएसएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है या फर्दर प्रोसीड कर सकता है उन चीजों के अंदर। और दूसरा जो सिविल राइट्स का जो राइट है, जब आपकी डिलेड अपॉइंटमेंट होती है, अब ये कैंडिडेट्स हैं इनकी 8 महीने की डिलेड अपॉइंटमेंट है, तो कलर्स के केस के अंदर एडवर्टाइजमेंट 5/2019 के अंदर हाई कोर्ट से रेट्रोस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट लेने के साथ साथ हम लोगों ने लिबर्टी ली थी कि हम अपनी सिविल रेमेडी फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग के लिए हम अपनी सिविल सूट की रेमेडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिलहाल छुट्टियों के अंदर वही सिविल सूट्स जो हैं वो रेडी हुई हैं और जैसे ही वैकेशंस के बाद कोर्ट ओपन होगी, on the first day we will be filing all those hundreds of suits and we are hopeful that there will be a positive result in all those cases. तो अब यहाँ इस सिचुएशन के अंदर जो आउटस्टेड कैंडिडेट हैं या जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सीईटी के, वो एक दूसरे के क्लेम को, अपने अपने इंटरेस्ट को या अपने अपने राइट को एक दूसरे के अगेंस्ट में कंसिडर ना करें। आप एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज करें और वही प्लीडिंग्स, उसी तरीके की प्लीडिंग्स जो है वो कोर्ट के सामने रहें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल डायरेक्शंस हो सके और उनके लिए भी बेनिफिशियल डायरेक्शंस हो सके। और सुपरन्यूमरी पोस्ट अगर क्रिएट होती हैं तो वो चाहे आपके लिए क्रिएट हो चाहे न्यूली सिलेक्टेड के लिए क्रिएट हो, इक्वली प्रोटेक्टेड रहेंगे आप, चाहे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए उसके ऊपर चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। लेकिन अगर एडहॉक तक ये बात रहती है तो मोर मेरिटोरियस कैंडिडेट होने के नाते जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका राइट रहेगा एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स के ऊपर जिनकी रिक्विजिशन डिपार्टमेंट्स ने एचएसएससी को दी थी और एचएसएससी ने एज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, एज अ एजेंट ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, इन रिक्रूटमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड किया और इन सिलेक्शंस को कंप्लीट किया। दैट ऑल थिंग इज ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इन केसेस के अंदर जैसे आपने देखा है कि जहां आपके अपॉइंटमेंट्स हुई है उन डिपार्टमेंट्स को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि एचएसएससी इटसेल्फ में अपने आप में कोई एजेंसी नहीं है कि हाई कोर्ट उसको कहे कि आप सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करो इन कैंडिडेट्स के लिए। डिपार्टमेंट्स के लिए एज एन एजेंट जो काम किया है वो एचएसएससी ने किया है और डिपार्टमेंट्स की फुल लायबिलिटी है एचएसएससी के किए हुए कामों से रिलेटेड। कोई भी लीगल लायबिलिटी अगर राइज होती है सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने के लिए, वो लायबिलिटी आपकी डिपार्टमेंट्स की राइज होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड आई हैव ट्राइड कि आप इस सिचुएशन को बेटर से बेटर समझ सकें, म्यूचुअल डिस्कशंस के अंदर आपको क्लैरिटी हो, कोई भी लीगल डिस्कशन हो उसके लिए आपकी क्लैरिटी हो। उसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है या कोई फर्दर प्रोसेस आप रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, इन केसेस के अंदर पार्टी बन के रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं या वैकेशन ऑफ स्टे के अंदर पार्टी बनना चाहते हैं एज अ पेटिशनर, ताकि कल को जो भी डायरेक्शंस पेटिशनर्स के लिए हो वहां एट द फर्स्ट इंस्टेंस आप उस रिलीफ के लिए या उन बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हो, तो उसके लिए आप इसके अंदर पेटिशनर्स बने, अपना रिप्लाई फाइल करें, वैकेशन ऑफ स्टे के जो एप्लीकेशंस हैं वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करें और फाइनली जो भी कंक्लूजन रहेगा इन चीज़ों का
अब इस सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और एचएसएससी की जो कंटिन्यूअस हैबिट है, एचएसएससी तो ये सोचती है कि आज रिजल्ट रिवाइज कर दिया, 100 कैंडिडेट बाहर हुए तो चलो वो अपने घर बैठे, नए कैंडिडेट्स आए हैं उनकी रिलीविंग पे स्टे हो गया पुराने वालों के ऊपर, तो नए कैंडिडेट्स एक एक दो दो साल तक वेट करते रहे कोर्ट्स के थ्रू ज्वाइनिंग लेने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके की सिचुएशंस एचएसएससी की पॉलिसी की वजह से क्रिएट हुई है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं दोनों साइड के कैंडिडेट्स को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स जो है वो कंसर्न है। सो वी विल सी व्हाट द फर्दर डेवलपमेंट्स विल बी देयर। सो फ्रेंड्स, कीप अपडेटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट ये जो कंफ्यूजन और पैनिक की जो सिचुएशन है इसको लोग अंडरस्टैंड करें, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड करें और जो प्रॉपर लीगल स्टेप्स है वो ले पाएं। That's all for today, friends. Have a nice time.